हेलो डियर स्टूडेंट, once again वेलकम टू एवरीवन ऑन आवर चैनल. दिस इज विपिन हियर. ओके, अब देखिए, लगातार आप लोगों को क्लास नाइन्थ में जो भी स्टूडेंट क्लास नाइन्थ में स्टडी कर रहे हैं उनको एसएसटी के कॉन्टिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच सके. ओके, तो चलिए अब देखते हैं अपने इस चैप्टर को. और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बता दें कि सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के मटेरियल आपको यहीं से चैनल प्रोवाइड किए जा रहे हैं. कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है. डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस को एंजॉय करिए. ओके, तो आकर सर वीडियो बनाइएगा. ओके, अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ फोकस करिएगा इधर से इधर से. ठीक, अब देखिए चैप्टर फर्स्ट, आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है. सबसे फेवरेट चैप्टर मेरा ये है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना भी और पढ़ाना भी, इस चैप्टर को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को. ठीक, अब देखिए सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताते हैं फ्रेंच क्या है. तो फ्रेंच जो है वो फ्रांस फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है और उसी यूरोपियन कंट्री की ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है. और रिवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब किसी पर्टिकुलर कंडीशन में एक बहुत बड़ा चेंज आए, एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, तो उस चीज को हम रिवोल्यूशन से डिनोट करते हैं. जैसे आज हमारी जो कंडीशन है और आने वाले टाइम पे उस कंडीशन में बहुत सडनली बहुत बड़ा, मतलब सडनली क्या कह सकते हो, साल 2 साल में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाए. ठीक, साल 2 साल के अंदर अगर किसी चीज में बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत बड़े तरीके से चेंज आ जाए, तो उसे को बोलते हैं रिवोल्यूशन. ठीक है ना. मैं इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, अभी केवल आपको बस ऐसे बता रहा हूँ, हम लोग इसकी डेफिनेशन को भी कवर करेंगे. अब चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. अब देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि 14 जुलाई 1789 को कुछ ऐसी घटना हुई. ठीक, कहाँ पे, जो कैपिटल सिटी थी फ्रांस की, फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में 14 जुलाई 1789 को एक बहुत बड़ा क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था. क्या हुआ था कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर गैदर्ड हियर एंड दे डिस्ट्रॉय द फोर्ट बेस्टाइल. थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स यहाँ पे गैदर्ड हुए थे, उन्होंने फोर्ट बेस्टाइल को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था. जो फोर्ट बेस्टाइल था, थाउजेंड्स पीपल्स ने क्या किया था, फोर्ट बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था. कब, 14 जुलाई 1789 को. फोर्ट बेस्टाइल कहाँ पे था, फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में. ठीक, क्यों डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए डिस्ट्रॉय किया था क्योंकि ये र्यूमर फैल गया था कि राजा क्या करने वाला है, राजा लुइस 16, जो उस टाइम पे वहां पे राजा था लुइस 16, वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था. तो ऐसा अफवाह, ऐसा र्यूमर फैला था पूरे के पूरे फ्रांस में, पूरे के पूरे फ्रांस में, कि जो राजा लुइस 16 है वो क्या करने वाला है, वो सारे के सारे सिटीजन्स को मरवा देने वाला है. ठीक है, गोली से, सोल्जर्स वगैरह भेज के, गोली से, तोपों से सबको क्या करेगा, मरवा देगा. ठीक है, एग्जीक्यूट कर देगा. तो इसी अफवाह के सुनते यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड हुए और उन लोगों ने फोर्ट बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय किया. डिस्ट्रॉय करने के पीछे दो रीजन था. पहला रीजन था कि फोर्ट बेस्टाइल जो था वो राजा के डेस्पोटिक पावर को शो करता था, उसके अनकंट्रोल्ड पावर को, अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोल्ड पावर को शो करता था, जिसको लोग बहुत ज्यादा, जिससे लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा हेट करते थे उसकी इस चीज को. और दूसरा रीजन ये था कि वो लोग आर्म्स एंड एमनिशंस के सर्च में थे. उन लोग को ऐसा लगता था कि फोर्ट बेस्टाइल में आर्म्स एंड एमनिशंस रखा होगा और इस पर्टिकुलर फोर्ट बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय करो और आर्म्स एंड एमनिशन यहाँ से कलेक्ट करो ताकि हम राजा के अगेंस्ट फाइट कर सकें. अब ये सारा का सारा जो इवेंट हुआ पेरिस में, ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था, ये हम देखेंगे. ठीक, ये सारी चीजें हम आपको कवर करेंगे. मैं आपको जैसे जैसे सपोज करो ने मूवी वूवी स्टार्ट नहीं होती है, जब हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं तो क्या होता है, कभी कभार मूवीज के जो मिड पार्ट, मूवीज का जो मिड सीन होता है वो हमें पहले ही दिखा देते हैं. मूवी का जो मिड सीन होगा वो पहले ही दिखा देंगे और उसके बाद मिड सीन दिखाने के बाद फिर हमें कहेंगे कि इतने महीने पहले, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, कहेंगे 4 मंथ एगो, 5 मंथ एगो, फिर वो स्टोरीज पूरी आपको बता के ले आएंगे, फिर उस सीन से मिलाएंगे. तो फिर वैसे ही ये चैप्टर भी शुरू हुआ है. क्या किया है कि पहले एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ही चैप्टर का जो मिड पोर्शन था उसे बता दिया है और उसके बाद फिर ये चीजें क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीजन था, वो हम कवर करते हैं. वो कवर करने के बाद हम यहाँ इस पोर्शन पे पहुंचते हैं और इस पोर्शन के बाद भी जो चीजें हुई वो भी हम कवर करते हैं. ठीक, तो आप लोग ये डेट याद रखेगा, 14 जुलाई 14 जुलाई 1789. So thousands of peoples are gathered in a capital city of France, Paris, and they all destroy the Fort Bastille in a search of arms and ammunition, and they also destroy this particular fort because this particular fort they show the despotic power of Louis 16. लुइस 16 की डेस्पोटिक पावर को ये पर्टिकुलर फोर्ट शो करता था और उन लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय किया था. इसके पीछे एक दूसरा रीजन ये भी था कि वो लोग आर्म्स और एमिनेशन के सर्च में थे कि ढेर सारा हथियार वगैरह मिल जाए ताकि हम राजा के खिलाफ लड़ सकें, क्योंकि राजा हम लोगों को मरवाने वाला है, ऐसा र्यूमर फैला था. ठीक,
तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। साफ साफ एनसीईआरटी लाइन्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आप लोग इतने छोटे बच्चे हैं नहीं कि मैं लाइन लाइन पढ़ के चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। हाँ, जो भी जहाँ पे भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगी वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा भी गया, आप लोग देख लीजिए, साफ साफ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, आप लोग देख सकते हो, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। राजा की डेस्पोटिक पावर को शो करता था। डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, एक ऐसी पावर जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक। इसके बाद द फोर्टीज वर डिमोलिश एंड स्टोन फ्रेगमेंट बट सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सॉवेनियर ऑफ इट डिस्ट्रक्शन। लोगों ने क्या किया था, इस फोर्ट को डिस्ट्रॉय करके जो भी ईंटा वगैरह मिला था उसको ले जाके मार्केट में बेचा था, और कुछ लोगों ने उस ईंटों को अपने घर में भी रख लिया था याद के लिए कि हमने भी फोर्ट को तोड़ा था, ठीक है ना, याद के लिए कि वो जो फोर्ट तोड़ा गया था ना, जैसे ना ये कहेंगे नहीं कह रहे, जो उनका चाचा का जो गेट गेट कह सकते हो कि जो शीशा फूटा था, उस शीशे का टुकड़ा मैंने रख लिया था कि याद के लिए कि मैंने ही क्रिकेट खेल के मारा था, तो बॉल जाके उसमें लड़ा था, वो टूट गया था, तो याद के लिए, ताकि चीज़ें याद है। वैसे ही यहाँ के लोगों ने जब फोर्ट को तोड़ा, तो जो ईंटा वगैरह जो भी वहाँ कंकड़ वगैरह मिला, कुछ लोगों ने तो बेच दिया, और कुछ लोगों ने उसको अपनी याद के लिए रख लिया कि जो वो हुआ था इंसिडेंट, उसमें हम भी शामिल थे। मैंने भी क्या कहते हैं, बहुत प्राउडली बोलेंगे ना कि मैंने भी राजा के किले को तोड़ा था। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन और आपको पढ़ के समझा दे रहा है। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। जरूरी नहीं कि चीजें पेरिस में ही हो रही थी, पेरिस में तो हो ही रही थी, इसके साथ साथ कंट्री साइड विलेज एरियाज में भी ये चीजें हो रही थी। राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, और राजा के खिलाफ क्यों ना प्रोटेस्ट हो, राजा ने ब्रेड के प्राइसेस को भी तो इंक्रीज कर दिया था। राजा ने ब्रेड के प्राइसेस को भी इंक्रीज कर दिया था, ब्रेड के प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया था, मनमानी तरीके से लोगों से टैक्स वसूल करता था, काफी कुछ है। सब कुछ यहीं बता दूंगा तो चैप्टर का इंटरेस्ट और चैप्टर में मजा नहीं आएगा, तो हम लोग चलते हैं आगे। ओके, अब बस आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज मैंने क्या बताया कि 14th ऑफ जुलाई 1789 को जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस में गैदर्ड हुए थे, वो क्यों हुए थे, क्योंकि ऐसा र्यूमर फैला था कि राजा क्या करने वाला है, सबको मरवा देगा। जो भी लोग राजा की बात नहीं माने हैं, जो भी राजा खिलाफ हैं, या जो भी राजा खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सबको वो किल करा देगा। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वहाँ पे गैदर्ड हुए थे। वो लोग आए थे डिस्पोटिक, जो डिस्पोटिक पावर शो करता था राजा की, फोर्ट बेस्टाइल, उसको डिस्ट्रॉय करने, ताकि आर्म्स एंड एमुनेशन उन्हें मिल सकें और वो राजा से फाइट कर सकें, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें अगर फ्रांस में हुई तो इसके होने के पीछे क्या रीज़न था, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस ऑल थिंग्स, ठीक। अब ये देखिए फोर्ट बेस्टाइल का यहाँ पे इमेज दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ बोला है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बेस्टाइल आर्टिस्ट मेड द प्रिंट ऑफ कमेंसमेटिंग द इवेंट। इस इवेंट की याद में, इस इवेंट की याद में आर्टिस्ट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंट किया था, बनाया था। ओके, अब आगे चलते हैं। और ये इवेंट कब हुआ था, आपसे एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पूछ लूँ, अगर यहीं से क्वेश्चन अगर बनाना हो, आपके टीचर को अगर एक क्वेश्चन यहीं से बनाना होगा, तो आपसे पूछ सकता है कि फोर्ट बेस्टाइल कब डिस्ट्रॉयड है, ठीक है। जैसे बोल एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट द फोर्ट बेस्टाइल वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्रेंच पीपल ऑन 14 जुलाई 1789। या पूछ सकता है आपसे एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कि ऑन विच डेट द फोर्ट बेस्टाइल वाज डिस्ट्रॉयड बाय द पीपल्स ऑफ फ्रांस, तो 14 जुलाई 1789। और उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो फोर्ट बेस्टाइल था वो राजा की कैसी पावर को शो करता था, डेस्पोटिक पावर को शो करता था, क्यों डिस्ट्रॉय किए थे, इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन। ओके, तो काफ़ी पॉइंट्स यहाँ से बन सकते हैं, देख रहे हैं आप लोग हिस्ट्री में कितना ज़्यादा वो है, कहीं से कुछ भी बनाया जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, हर एक छोटे छोटे पॉइंट से बन सकते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18 सेंचुरी। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर 18 सेंचुरी क्या है, 18 सेंचुरी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर 18 सेंचुरी क्या है, 19 सेंचुरी क्या है, 20 सेंचुरी क्या है। तो आप लोगों को बता दें 18 सेंचुरी क्या है, चलिए बताइए। 18 सेंचुरी आपका लगेगा 1700 से लेकर 1799 तक, 1700 से लेकर जो 1799 का पीरियड है, ये आपका क्या है, ये 18 सेंचुरी है, ये आपका क्या है, ये आपका 18 सेंचुरी है। अब कह रहा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18 सेंचुरी। लेट 18 सेंचुरी की अगर मैं बात कर लूँ, तो लेट 18 सेंचुरी आपका 1775 के बाद, टाइम के बाद की बात यहाँ पे हो रही है, लेट का मतलब बाद में, ठीक। अगर मैं डिवाइड करूँ इस पूरे के पूरे टाइम को, तो चलो 70 ये अर्ली हो जाएगा, 1750 ये आपका मिड हो जाएगा, और 1770 के बाद का जो टाइम आप कंसिडर करोगे उसको आप बोलोगे लेट, ठीक। तो यहाँ पे याद करना
फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी के टाइम पर यानी कि 1775 या उसके बाद के टाइम पर फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, तो हम लोग यही देखने चल रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। ओके, पहले सोसाइटी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में जो ये इवेंट हुआ, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में जो भी ये इंसिडेंट हुआ था, जो भी ये हुआ था इवेंट वगैरह, इसके पीछे क्या रीजंस था, तो इन रीजंस को जानने के लिए हमको फ्रेंच की सोसाइटी को भी देखना होगा कि एक्चुअली में फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, जो वहाँ पे राजा लुई 16 था वो कैसे काम करता था, कैसा आदमी था, सब कुछ देखना जरूरी है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला लाइन, 1774 को लुई 16 क्या बना, तो लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। फ्रांस की राजगद्दी पर ये बैठा कौन, लुई 16, कब, 1774 को। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और जिस समय ये राजा बना था ये कितने साल का था, ठीक, ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रिया प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी। 20 साल का ये था और इसने जिस क्वीन से शादी की थी वो कहाँ की रहने वाली थी, वो ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी और उसका नाम क्या था, मैरी एंटोनिटी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुई 16 की वाइफ कौन थी और वो कहाँ की रहने वाली थी, तो वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, उसका नाम था मैरी एंटोनिटी। और ये कब किंग बना था, 1774 में। ये किस फैमिली से बिलोंग करता था, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक, तो ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल कह रहा हूँ, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हर लाइन से बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूँ। प्लीज आप लोग भी अपने एनसीईआरटी में इस पर नोट करते रहिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अपॉन हीज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब ये राजगद्दी में आया था तो इसने क्या देखा था कि जो ट्रेजरी था, ट्रेजरी मतलब जहाँ पे रेवेन्यू, जहाँ पे जो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं, राजा जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, वो टैक्सेस का पैसा जहाँ पे एक्यूमुलेट किया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं 15-20 लोगों से पैसा ले रहा हूँ और पैसा लेकर मैं जहाँ पे जिस जगह पे रखता हूँ, ठीक, उसे बोल सकते हैं आप, वो जगह जो जगह जहाँ पे रखी जाती है उसे बोलेंगे ट्रेजरी। ठीक, मतलब टैक्सेस का पैसा कलेक्ट करके जहाँ पे एक्यूमुलेट किया जाता है उस जगह को ट्रेजरी बोलते हैं। ठीक, तो राजा जब राजगद्दी पे बैठा था उसने क्या देखा था कि ट्रेजरी पैसा जो था, ट्रेजरी अमाउंट वो काफी हद तक कम था या एम्प्टी था। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को मैं राजा के बारे में जरूर बताऊंगा। राजा आपका कैसा था, लुई 16 जो था वो एक्स्ट्रा वैगन नेचर का पर्सन था। ठीक, एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वैगन है, देखो ये एक्स्ट्रा वैगन यहाँ पे बोला गया। लुई 16 एक एक्स्ट्रा वैगन नेचर का पर्सन था। एक्स्ट्रा वैगन नेचर का मतलब होता है बहुत अधिक खर्चीला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो फालतू की चीज़ों पे, अननेसेसरी चीज़ों पे भी पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगन नेचर का पर्सन। लुई 16 क्या करता था, टैक्सेस का जो भी पैसा कलेक्ट होता था, मोस्ट ऑफ द मनीज को वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए नहीं एक्सपेंड करता था, मोस्ट ऑफ द मनीज को वो अपने खुद की पर्सनल नीड्स के लिए और अपनी रानी मैरी एंटोनिटी के लिए स्पेंड करता था। मतलब अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बहुत बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वो टैक्सेस को, मनी को वहाँ पे क्या करता था, स्पेंड करता था, जो कि बहुत गलत था। अगर सोसाइटी में कॉमन पीपल्स आपको दे रहे हैं टैक्सेस वगैरह, तो आप उन टैक्सेस से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए। लेकिन राजा लुई 16 क्या करता था, राजा लुई 16 क्या करता था कि जो भी टैक्सेस का पैसा वो कलेक्ट करता था, मोस्ट ऑफ द मनी ही स्पेंड इन हिज लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए या राइज करने के लिए वो ज़्यादातर पैसा इन चीज़ों पे खर्च करता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, इस लाइन को हम लोग पहले देखेंगे, फिगर देख रहे हैं। सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, लेट 18th सेंचुरी में सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग थे, सेकंड स्टेट में नोबेलिटी थे, और जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट्स में आपके कौन थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट, आर्टिशन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट वगैरह। मतलब थर्ड स्टेट जो था वो भी 2 कैटेगरी में डिवाइड था, एक मिडिल क्लास पीपल में और एक लो क्लास पीपल में। लो क्लास पीपल में आपके कौन आ जाएंगे, आपके स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट आ जाएंगे। और मिडिल क्लास पीपल में आपके कौन आ जाएंगे, मिडिल क्लास पीपल में आपके आ जाएंगे कौन, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट और आर्टिशंस वगैरह। ठीक है ना। और इसके बाद सेकंड स्टेट में जो ये नॉबेल्टी थे, नॉबेल्टी मतलब ऐसे लोग जो राजघराने से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोग जो राजघराने से बिलोंग करते हैं, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, वो सब नॉबल्स होते हैं, नॉबेल्टीज। ओके, क्लर्जी में जो फादर में चर्च वगैरह होते हैं, जैसे हम हिंदू में प्राइस्ट वगैरह होते हैं, वैसे क्रिश्चियंस में जो फादर वगैरह होते हैं चर्च में, उनको क्लर्जी कहा जाता है। तो इनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल माना गया था सोसाइटी में, और इसीलिए इनको फर्स्ट स्टेट में रखा गया था। सेकंड स्टेट में कौन थे, राजा लोग, राजघराने के लोग, नॉबल्स वगैरह। और थर्ड स्टेट्स में कौन थे, कॉमन पीपल्स।
और कॉमन पीपल्स भी दो कैटेगरी में डिवाइड था, एक मिडिल क्लास पीपल, एक लो क्लास पीपल। मिडिल क्लास में आपके कौन थे, बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर, ये सब आर्टिशियन वगैरह। और लो क्लास में आपके कौन थे, स्मॉल पीस एंड लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, ये सब वगैरह। तो आप लोग यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर था, आपने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा, ठीक। अब सोसाइटी ऑफ स्टेट, यहाँ पे चीजें बता दी गई हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी पे देखते हैं, ठीक। अब एनसीईआरटी लाइन पे आते हैं, यहाँ बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, ठीक। फाइनेंस, देखो ये क्या कह रहा है, फाइनेंशियल, फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के पीछे क्या रीजन था, मेन रीजन था लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, लंबे समय तक दूसरे देशों से युद्ध लड़ना। ये फ्रांस के फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के पीछे एक मेजर रीजन था। अगर फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, ट्रेजरी में बहुत कम पैसा था, तो उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि बहुत लंबे समय तक वार का चलना, ठीक। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एंड द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई, ठीक। इसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अंडर लुइस 16 France helped the 13 American colony to gain their independence from the common enemy Britain। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। लुइस 16 ने क्या किया था, लुइस 16 ने अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी उनकी मदद भी की थी फाइनेंशियली, और फाइनेंशियली पॉलिटिकली वगैरह आप कह सकते हैं, पैसों से, हथियारों से उनकी मदद भी की थी, ताकि वो आज़ाद हो सके, किससे, ब्रिटेन से। क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की बिल्कुल नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी, इसके पीछे भी एक रीज़न है। इंडिया में जब यूरोपियंस का एडवेंट स्टार्ट हुआ, जब भारत में विदेशी आने लगे व्यापार करने, तो यहाँ पर जब व्यापार करने आए थे ब्रिटेन और फ्रांस वाले, तो इनके बीच में यहाँ पे बहुत लंबे समय तक युद्ध चला था, एंग्लो फ्रेंच वार बहुत लंबे समय तक चला था। तो इससे इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा तनातनी रहती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई, 36 का आंकड़ा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ओके। तो फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनी की मदद की थी, ताकि वो ब्रिटेन के अगेंस्ट इंडिपेंडेंट को गेन कर सके, ठीक है। इसके बाद द वार एडेड मोर देन बिलियन लीवर्स टू डेब्ट दैट ऑलरेडी listen to more than 2 billion lever, ठीक। lender who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan, ठीक। इसके बाद फ्रांस गवर्नमेंट was obliged to spend an increasing percent of his budget on interest payment। देखो क्या कह रहा है कि बहुत अधिक कर्जा हो गया था, फ्रांस इतने ज्यादा बैटल्स लड़ता था कि बैटल्स लड़ने के कारण से बहुत अधिक इसके ऊपर क्या हो गया था, कर्जा हो गया था। और जिन लोगों ने भी इन्हें कर्जा दिया था, वो एक टाइम के बाद क्या कर रहे थे, 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे लोन अमाउंट्स पे, ठीक। तो फ्रांस का जो मोस्ट ऑफ द बजट था, मोस्ट ऑफ द टैक्स का जो पैसा था, वो इंटरेस्ट की पेमेंट में ही चला जाता था, इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही मोस्ट ऑफ द फ्रांस गवर्नमेंट का बजट चला जाता था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, द रनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटी, द स्टेट हैज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। और इसके बाद जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते थे, जैसे कि, ठीक है, आर्मी के मेंटेनिंग कॉस्ट, कोर्ट का मेंटेनिंग कॉस्ट, गवर्नमेंट को चलाना, ऑफिसेज को चलाना, यूनिवर्सिटीज को चलाना, इन सारे चीज़ों में भी पैसा बहुत खर्च होता था। इसीलिए फ्रांस गवर्नमेंट क्या करती थी, टाइम टाइम पे टैक्सेस को इंक्रीज करती थी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप लोग के दिमाग में ये पॉइंट आए कि सर ऐसा क्यों होता था कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी वो टाइम टाइम पे टैक्सेस को बढ़ाया करती थी, तो यही रीज़न था। वार डेप्थ बहुत ज़्यादा था फ्रेंच गवर्नमेंट के ऊपर, वार डेप्थ बहुत ज़्यादा था, लंबे समय तक वार लड़ने के कारण इनके ऊपर वार डेप्थ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो और उसके बाद जिन लोगों ने भी इनको लोन दिया था, जिन लोगों ने इनको मनी लेंड किया था, एक टाइम के बाद उन लोगों ने उस पर्टिकुलर अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना भी शुरू कर दिया था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट का मोस्ट ऑफ द मनी इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता था, और उसके बाद जो रेगुलर बेसिस के एक्सपेंसेस थे उनको भी मेंटेन करना होता था। तो इन्हीं सारे कारण के, इन्हीं सारे रीजंस के कारण, इन्हीं सारे रीजंस की वजह से फ्रांस को टाइम टाइम पर अपने टैक्सेस को बढ़ाना पड़ता था। टाइम टाइम पे जो टैक्सेस चार्ज करते थे, अब किससे चार्ज करते थे, कैसे चार्ज करते थे, वो भी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन जो भी टैक्सेस चार्ज करते थे टाइम टाइम पे फ्रांस गवर्नमेंट उनको इंक्रीज करती थी, ठीक। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग आगे फोकस करेंगे। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए आगे कुछ चीजें कह रही है, देखो, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट फ्रेंच सोसाइटी इन द 18 कॉलोनी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट एंड ओनली थर्ड स्टेट पे टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान सुनना। क्या कह रहा है, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। अभी हमने देखा कि फ्रांस सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, मैंने बताया। द फर्स्ट स्टेट इज क्लर्जी, द सेकंड स्टेट इज नोबेलिटी एंड द थर्ड स्टेट इज कॉमन पीपल। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या है, एंड द ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पे टैक्स। अब ये देखिए, केवल थर्ड स्टेट्स के लोग ही टैक्स पे करते थे। टैक्स केवल कौन पे करता था, द टैक्सेज आर ओनली पेड बाय द थर्ड स्टेट, मतलब केवल कॉमन पीपल लोग ही टैक्स पे करते थे, बाकी क्लर्जी नोबेलिटी टैक्स पे नहीं करते थे। तो ये एक ऐसी सोसाइटी, ये एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे क्या है, जहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है कि
taxes are only paid by only taxes are paid by only those people who belongs to third state. Taxes are paid by only those people who belongs to थर्ड स्टेट. ये कैसे सोसाइटी थी? ये एक ऐसी सोसाइटी थी जहां पे इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है भाई, कि क्लर्जी नोबिलिटी टैक्स पे नहीं करेंगे, टैक्स कौन पे करेगा? केवल कॉमन पीपल पे करेगा. ठीक, आगे देखिए और कुछ क्या और कह रहा है. ठीक है, इसके बाद कह रहा है द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, peasants made up to 90% of the 90% पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस. ये क्या कह रहा है कि कॉमन पीपल्स में peasants नहीं थे, peasants made up about 90% ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब थर्ड स्टेट्स में जो पीजेंट कैटेगरी के लोग थे उनकी पॉपुलेशन पूरे फ्रांस का 90% थी. कितना थी? 90%. अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो थर्ड स्टेट आप कह सकते हो कि 92 से 95% पॉपुलेशन यहाँ पे थर्ड स्टेट की थी और 5% पॉपुलेशन ही केवल क्लर्जी नोबिलिटी की थी. तो 95% लोग यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, 5% लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं. और दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे आगे पैराग्राफ्स में तो आपको ये भी पता चलेगा कि फ्रांस की 60% द 60% properties of France are occupied by first state and second state and the only 40% properties of France are occupied by the third state. तो ये क्या देख रहे हैं हम? ये देख रहे हैं, ये चीजें देख के हमको ये समझ में आ रही है कि फ्रांस सोसाइटी में कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है और कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है. डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है. मतलब फ्रेंच की सोसाइटी में अगर आप बात करेंगे लेट 18th सेंचुरी की तो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रही है इस पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से और जो भी चीज़ें यहाँ पे जो भी डाटाज हमें बताए जा रहे हैं उन चीज़ों से. ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आई होप समझ में आ रही हूँ. अब यहाँ पे एक लाइन देखिए, ये भी क्या कह रहा है, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस. ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको भी नहीं बताई, ध्यान देना. जिस टाइम के मैं स्टडी कर रहा हूँ उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो गवर्नमेंट होती थी वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी. मतलब राजा महाराजाओं का शासन होता था. अब ये मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है? मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे सारी की सारी पावर्स एक ही पर्सन के पास होती है और वो कौन होता है? किंग. और वही अपने अकॉर्डिंग अपने ओन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कंट्री को चलाता है. कंट्री का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं होता है. सारी के सारी सुप्रीम पावर्स किसके पास होती है? किंग के पास. वो अपने अकॉर्डिंग पूरे के पूरे स्टेट्स को क्या करता है? रेगुलेट और कंट्रोल करता है. यहाँ पे पावर्स का डिवीजन ऑर्गन्स में भी नहीं होता है और ना ही गवर्नमेंट से कोई लेवल होता है. सारा का सारा पावर केवल एक ही पावर में एक ही हैंड में कंसंट्रेट होता है और वो कौन होता है? किंग होता है. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन वन हैंड एंड द पर्सन इज नोन एज किंग. ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज नो डिविजन ऑफ पावर लाइक इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स. ऐसा कुछ नहीं होता है, सारी पावर्स एक ही पास होती है और वही अकेला पर्सन अपने खुद के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग पूरे कंट्री को क्या करता है? पूरे कंट्री को गवर्न करता है और रेगुलेट करता है. ठीक, यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह नहीं होते. ठीक, और एक चीज, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. ठीक है, हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि अगर राजा पावर में है और अगर वो मर गया तो उसके मरने के बाद उसकी जगह पे उसका सक्सीजर आएगा, मतलब उसका वंश, उसकी अपकमिंग जनरेशन. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो भी पावर में रहेगा वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होगा, ये डेमोक्रेसी में होता है. मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता. मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज when the king lost या when the king died then after his died his successor his came on throne. मतलब थॉन पे जो आएगा, जो राजगद्दी पे बैठेगा वो उसका ही वंश होगा. ठीक, तो ये चीज़ें मैंने आपको देखिए पार्ट फर्स्ट में बताई है. चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है और इतना ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स को एक वीडियो में कवर करने का कोई मतलब भी नहीं है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ा तो दूँ लेकिन चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं होंगी. तो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए, अच्छे तरीके से समझ में आने के लिए हम पार्ट्स में डिवाइड करके ही लेक्चर्स को कवर करेंगे. तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई हैं. अब जो भी अपकमिंग चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे. प्लीज़ आप लोग चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, चैनल को प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए. यहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल्स ऐसे ही प्रोवाइड करते किए जाएंगे रेगुलर बेसिस पे. ओके.